हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाईटेक डिजिटल क्लासेस। और आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो सब्जेक्ट है आपका स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले तो हम उस टॉपिक में क्या क्या कवर कर रहे हैं। तो आपके सामने है कि स्टैटिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और इसमें हम कवर करेंगे आपका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 स्टेजेस इन स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, स्टैटिक्स, साइंस और आर्ट, फंक्शंस और लिमिटेशंस। ये पूरे का पूरा टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो आप का जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल आपके टॉपिक पे रहना चाहिए और आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्टैटिक्स है। तो स्टैटिक्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो और जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि उस वर्ड का मतलब क्या है, उस सब्जेक्ट के नाम का मतलब क्या है। तो जब हम बात करते हैं तो आपके सामने स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी या आंकड़े। दैट मीन्स कि क्या है कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, उसको किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें किस में आती हैं, आपकी स्टैटिक्स में आती है। और इसमें आगे जब हम बात करते हैं इसके मीनिंग की एक फॉर्मल वे में, तो हाँ आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग आपके सामने लिख रहा है कि स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन। दैट मीन्स क्या है कि जो आपका डेटा है उसको आपने किस तरीके से कलेक्ट किया है, क्या क्या आपके सोर्सेज हैं। सेकंड आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस क्या है कि आप किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से उसे मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जितना भी आपका डेटा है, जब आप किसी को समझाने के लिए उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा या उसे हम ग्राफ्स या पाई चार्ट की तरीके से हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है एनालिसिस। दैट मीन्स कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उस डेटा पर आपने क्या काम किया है। और नेक्स्ट आता है आपका इंटरप्रिटेशन। दैट मीन्स क्या है कि जब आपने काम कर लिया है तो वो काम किसके लिए किया है और उसका रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस क्या है। इसमें जब हम आगे बात करते हैं तो आगे जब हम बात कर रहे हैं तो वो है आपका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आप देखेंगे कि बहुत सारी किताबें हैं, सब में अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं। और उन डेफिनेशंस को समझने के लिए जब आप उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ रह जाती है कि आपको लगता है कि यहाँ पर स्टैटिक्स जो डेफिनेशन दी गई है वो पूरी नहीं है। तो बहुत सारी किताबों को स्टडी करने के बाद एक डेफिनेशन निकाली, तो वो जो है बेसिकली साइंटिस्ट हॉरेस स्कैरिस्ट ने दी है। और इसमें जो है उस स्टैटिक्स के आपके सारे एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बताया गया कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, enumerated or estimated according to a reasonable standards of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other। तो जब आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आप फील करेंगे कि ये जो डेफिनेशन है अपने आप में स्टैटिक्स के जितने एस्पेक्ट्स हैं उन्हें सबको कवर कर रही है। तो अगर स्टैटिक्स से हम बात करें, दैट मीन्स क्या है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स दैट मीन्स क्या है कि जो फैक्ट्स हैं वो बहुत सारे होते हैं और उनका टाइप क्या होता है, वो एक होमोजीनियस टाइप के होते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप सिंगल एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो उससे जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा जो है वो एक्चुअल में स्टैटिक्स नहीं कहलाएगा। दैट मीन्स अगर क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि आपने बात करी कि एक पर्सन है, उसकी सैलरी 5 लाख रुपए है, तो उसे कोई भी चीज आप किससे कंपेयर करेंगे भाई, उसका इंडिविजुअल है, उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है और वहां उसे 5 लाख रुपए उसे मिल रहे हैं उसके वर्क के बदले में। बट क्या है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे बंदे हैं वो जो काम कर रहे हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में, मल्टीपल लेवल्स में,
और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, उस प्रोडक्ट का पिछली बार जब उसने प्रोडक्शन किया था तब उसकी कॉस्ट क्या आई थी, प्रेजेंट में उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, इन सब चीजों को कंपेयर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स ये चीज कहलाती है आपकी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। फिर बात आती है आपकी एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज दैट मीन्स क्या है कि जो स्टैटिस्टिक्स डेटा होता है वो कई कारणों से, कई तरीकों से अफेक्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जब हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड की बात कर रहे हैं दैट मीन्स क्या है कि अगर कोई भी डेटा आप स्टैटिस्टिक्स में कलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, न्यूमेरिकली ही एक्सप्रेस्ड होगा। दैट मीन्स वो क्या है, नंबर्स के फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा। देन उसके बाद आते हैं आपके एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। एन्यूमरेटेड दैट मीन्स क्या है कि जो चीज एक्चुअल में परफॉर्म हुई है उससे आपका रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वो, और दूसरा ये आता है आपका एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड दैट मीन्स कि आप मान के चल रहे हैं, ठीक है। मान के चलना इन द सेंस क्या है कि मान लीजिए कि आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करा तो आपने ये सोचा कि हाँ मुझे एक इतने नंबर तक सैलरी एक्सपेक्टेड है मेरी, बट क्या है कि ये चीज आ जाती है आपके इंडिविजुअल केस में जो स्टैटिस्टिक्स कंसीडर नहीं करेगा। पर क्या है कि क्या कर रखा है कि हमारे पास क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने पूल हायरिंग का कॉन्सेप्ट लेके आई है, और दैट मीन्स क्या है कि उस पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैंडिडेट उसके पास एप्लीकेशन लेके आए हैं। तो जो वो एप्लीकेशन उनके पास लेके आए हैं और जितनों को वो अपने यहाँ रखेगी और उनको कैटेगरी वाइज डिफाइन करेगी, वो चीज किस में आती है आपकी स्टैटिस्टिकल डेटा में। पर बात कर रहे हैं हम एस्टिमेटेड की। एस्टिमेटेड दैट मीन्स क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन है उसने कोई जॉब ऑफर करी तो उसने लगा कि भाई इस पर्टिकुलर जॉब के लिए मेरे पास 1000 वैकेंसीज हैं और उसके लिए मुझे लगता है कि 2 या 3000 मेरे पास एप्लीकेशंस आ सकती हैं। पर हुआ क्या कि उसके पास 10,000 दैट मीन्स क्या है कि 10,000 एप्लीकेशंस उसके पास केवल उस जॉब को ऑफर पाने के लिए आ गई। दैट मीन्स आपने देखा होगा कई बार कि जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जब वो ऑफर करी जाती हैं पब्लिकली तो होती क्या है, दैट मीन्स एक सर्टेन नंबर्स की होती हैं, पर सर्टेन नंबर्स में क्या हो रहा है कि उस पर मल्टीपल एप्लीकेशंस आ जाती हैं जो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जॉब गवर्नमेंट को देनी है उसमें काफी उन्हें डेटा कलेक्शन करने में और डेटा समराइज करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो वो चीज किसमें आती है आपकी एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। नेक्स्ट आता है आपका कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि क्या है, एक तो आ रहा है आपका कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। दैट मीन्स कि क्या है कि जब आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसे क्या करेंगे, हमेशा हम होमोजीनियस वे में ही कलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स डेटा जो हो एक सा हो ताकि क्या हो कि हमने रिजल्ट इंटरप्रेट करने में कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर डेटा भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स का है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे एक फॉर्म में लाने के लिए हम उसे समराइजिंग प्रोसेस में ले जाएंगे। समराइजिंग प्रोसेस दैट मीन्स क्या है कि एक टाइप का जो डेटा होगा उसे अलग कर लिया जाएगा और दूसरे टाइप का जो डेटा होगा उसे अलग कर लिया जाएगा, और वो चीज किस में आ जाती है आपकी होमोजीनियस फॉर्म में आ जाती है जो अलग अलग तरीके के डेटा को कंपेयर करने में आपकी मदद करती है। तो इस तरीके से हमने डेफिनेशन के बारे में देखा कि एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो अपने आप में कंप्लीट है। और जब हम आगे बात कर रहे हैं तो आगे जब हम इसकी बात करेंगे तो हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। तो आपने इससे पहले हमने देखा कि मीनिंग पढ़ लिया, डेफिनेशन हमने पढ़ ली, देन उसके बाद हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। और मैं आपको बताना चाहूँ कि जो इससे पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो डेफिनेशन में ही बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड है। जैसे हम बात करते हैं कि पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। दैट मीन्स क्या है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब बहुत सारे फैक्ट्स का जो आपके पास डेटा है वो चीज आती है आपकी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स में। दूसरा आता है आपका अफेक्टेड टू मार्क्ड एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज क्या होते हैं कि वो कारण जिनसे डेटा अफेक्ट हो रहा है। मान लीजिए क्या है कि आपने स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस वगैरह इससे पहले भी देखे होंगे, तो उसमें क्या है हमारे पास क्लास इंटरवल्स आते हैं,
ठीक है। और दूसरी चीजें आती हैं आपके इंडिविजुअल फॉर्म में आते हैं, इंडिविजुअल सीरीज आती है, डिस्क्रीट सीरीज आती है। तो उसमें क्या है कि वो क्या है कि उसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज्यादा आते हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मान लीजिए क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं क्या मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, दैट मीन्स कि क्या है कि मान लीजिए पिछली साल कोई फसल थी, जैसे चावल की फसल बोई गई थी, उस समय उसके बोने पर कितना प्रोडक्शन हुआ और इस समय जो फसल बोई गई है, इस साल जो बोई गई है उसका प्रोडक्शन हुआ है, तो उसकी क्वांटिटी क्या है। इन दोनों में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पिछली साल चावल के लिए बारिश अच्छी हुई तो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया। इस साल क्या हुआ कि चावल हमने फिर से बोया, पर क्या हुआ कि जो बारिश है वो अच्छी नहीं हुई। दैट मीन्स क्या है कि प्रोडक्शन जो है वो डाउनवर्ड चला गया। तो ये चीज किसमें आती है आपकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। नेक्स्ट आता है आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड दैट मीन्स कि जब हमने प्रोडक्शन की बात करी तो वो आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है कि पिछले साल हमारे पास 6000 टन था, इस बार हमारे पास 3000 टन प्रोडक्शन है। तो वो क्या है कि एक तरीके से क्या है हमारे पास न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड फॉर्म में है कि कितनी उसकी क्वांटिटी किस समय रही है। नेक्स्ट आते हैं आपके एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। अब इसमें देखिए दो वर्ड है आपके पास, एन्यूमरेटेड और दूसरा है आपका एस्टिमेटेड। एन्यूमरेटेड का क्या मतलब होता है कि एक्चुअल फिगर्स क्या है, जो आपका डेटा कलेक्शन का जो सोर्स था वो सेकेंडरी सोर्स था। दैट मीन्स पहले से कोई रिपोर्ट आई हुई थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी सर्टिफाइड रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट से आपने डेटा को कलेक्ट किया है। दूसरी चीज आती है आपकी एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड क्या है कि एस्टिमेटेड में क्या किया जा रहा है कि आपने किसी चीज को हाइपोथेटिकली मान के उस चीज पे काम किया है, ठीक है, कि हाँ ये चीज हो सकती है, पर एक्चुअल में क्या है कि वो चीज होगी या नहीं होगी वो फ्यूचर टाइम फ्रेम पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज किसमें आती है आपकी एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। नेक्स्ट आता है आपका सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर दैट मीन्स कि जब भी आप डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टैटिक्स में, और स्टैटिक्स के थ्रू आप जब भी डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रही है, हर डेटा को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ रही है। और उस सिंप्लीफाइड फॉर्म से क्या हो रहा है कि जो बड़ा डेटा है उसे क्या कर रही है, वो छोटे रूप में लाके उसे सामने जिसे हम समझाना चाह रहे हैं उसे प्रॉपर वे में वो उस चीज को समझ रहा है। और समझना इन द सेंस क्या है कि वो जैसे क्या है कि एक ऑब्जर्वेशन मेथड है कि उसने देखा कि ये सारी चीजें हैं, तो इसमें क्या चीज ज्यादा है, किस साल क्या चीज ज्यादा हुई, इस बार क्या चीज कम हुई, कौन कौन सी हमारे पास वेराइटीज थी, उन सब को उसने एक तरीके से इंस्पेक्शन मोड में देखा और वो उसी चीज से समझ गया कि हाँ आगे आने वाले टाइम में और क्या क्या चीजें मुझे इंप्रूव करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस दैट मीन्स क्या है कि जब भी हम क्या हो रहे हैं, हम चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। और चीजों को कंपेयर कैसे किया जा रहा है कि जो वो चीज पहले से हो गई है या होती हुई आई है, उनका क्या ट्रेंड था, और उस ट्रेंड से ही हमने ये चीज लगाई है कि आने वाले टाइम में इनका ट्रेंड क्या होगा। दूसरा, जब प्री डिटरमाइंड की बात कर रहे हैं दैट मीन्स क्या है कि पहले से आपने सोच रखा है कि अगर इतना ट्रेंड में चेंज हुआ तो मुझे लमसम इतना लॉस हो सकता है, या अगर ट्रेंड में चेंज नहीं हुआ या ट्रेंड हमारा ऐसा ही चलता रहा तो लमसम मुझे इतना प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये चीज आती है आपकी प्री डिटरमाइंड पर्पस में। लास्ट में आते हैं आपके रिलेशन टू ईच अदर। रिलेशन टू ईच अदर दैट मीन्स कि क्या है कि हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को इंपैक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने अभी पहले एग्जांपल लिया था कि क्या है कि अगर कोई चावल की फसल है या राइस, आपका जो चावल की फसल है उसमें क्या है कि उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बारिश है, बीज है, खाद है, जो जहां जिस जगह हम कर रहे हैं वो जगह कैसी है, उसकी पानी की ऑब्जर्वेशन प्रोसेस कैसी है, वो सारी चीजें भी क्या कर रही हैं, एक दूसरे को अटैच कर रही हैं और एक दूसरे को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हैं। तो ये चीज किसमें आती है आपकी रिलेशन टू ईच अदर। देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो है आपका 5 स्टेजेस इन स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन दैट मीन्स
कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम पूरी की पूरी स्टैटिक्स में चीज़ों को करते हैं, और जो डेटा हमारा आ रहा है उस डेटा को किस तरीके से हम पहले कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट के बाद हम उसे किस तरीके से आप एनालाइज करेंगे, और एनालाइज के बाद उसे किस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे। बेसिकली स्टैटिक्स को पढ़ने का मतलब केवल यही है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्टैटिक्स में कि जितनी भी आपका जो लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, दैट मीन्स मास डेटा को हम क्या कर रहे हैं, उसे कंडेंस कर रहे हैं, कंडेंस करके हम उसे रिजल्ट की तरफ ले जा रहे हैं, और रिजल्ट से हमें ये पता लग रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर एरिया में हमने क्या ग्रोथ करी है, या क्या हमारे पास हमारी कौन सी वीकनेसेस हैं और कौन कौन सी हमारी स्ट्रेंथ है, और हमें क्या क्या काम करने की उन पे जरूरत है। अब जैसे इसमें बात करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है आपकी स्टैटिकल, उसकी स्टेजेस होती है। पहली आती है आपकी कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा मींस क्या है कि किस तरीके से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। दैट मींस देखिए दो तरीके से, एक या तो आप सेकेंडरी सोर्स है आपका, या आपका प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स दैट मींस क्या है कि आपने खुद कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, उसके लिए आप खुद मल्टीपल जगह जा रहे हैं और वहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज आती है आपकी प्राइमरी सोर्सेज में। दूसरी बात आती है हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज। तो सेकेंडरी सोर्सेज क्या है कि अगर क्या है किसी भी सेक्टर में हम उसकी ग्रोथ को देखना चाह रहे हैं, तो जो हमारे पास गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं उसका एनालिसिस किया जा रहा है, जो आपके पास एनजीओज वगैरह हैं उन्होंने उस पर्टिकुलर सेक्टर पे रिसर्च करी है तो उनकी रिसर्च का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है, या हमारे पास जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपनी थीसिस लिखने के दौरान क्या क्या उस पर्टिकुलर सेक्टर में किस किस चीज़ की उसकी सेक्टर की स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस है, और उसमें कहाँ कहाँ उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो उन्होंने सजेशंस दिए हैं वो भी आपका सेकेंडरी सोर्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ किसमें आती है, आपकी कलेक्शन ऑफ डेटा में। नेक्स्ट बात करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स क्या है कि आप किस तरीके से जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि किस तरीके से हम उसे कलेक्ट किया है, हमने कलेक्ट करने के बाद उसे समराइज कैसे किया है। मेन बात आती है समराइज, और समराइज जो प्रोसेस है वो क्या है कि आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा है, और उस मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा में से क्या किया जा रहा है, आप होमोजीनियस फैक्टर्स को लेके उस डेटा को डिफरेंट वे में डिफरेंट सेक्टर्स में बांट रहे हैं। तो वो चीज किसमें आती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन दैट मीन्स प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, डायग्राम्स और ग्राफ्स। डायग्राम्स और ग्राफ्स क्या होते हैं कि ये जो चीजें होती हैं ये स्टैटिस्टिक्स का एक मेन और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कभी भी आप स्टैटिस्टिक्स कहीं भी पढ़ोगे तो हमेशा उसमें बहुत सारी चीजें इस तरीके से एक्सप्लेन की जाती हैं कि आप क्या करो कि केवल किसी एक पिक्चर को देख के उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट कर लो कि हाँ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पर्टिकुलर सेक्टर में क्या क्या चीजें हुई थी और उसके क्या क्या कारण थे, उससे कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ या उससे कितना लॉस हुआ। वो सारी चीजें किससे आपको पता लग जाती हैं कि अगर वहां पर डायग्राम्स या ग्राफ्स का यूज हुआ है। नेक्स्ट आते हैं आपके एनालिसिस। एनालिसिस क्या हो रहा है कि जब आपने क्या करा, प्रेजेंटेशन से जब हम आगे बढ़े तो आपने क्या है कि आपने एनालिसिस करा। दैट मीन्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज जब हम कर रहे हैं तो वहां पर वो थ्रेड पैदा कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस के थ्रू उन सबको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और रिकॉग्नाइज करने के बाद हम जितना ज्यादा हो सके उसे एलिमिनेट करने का कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या है कि जब हमने इतना सारा वर्क कर लिया, कलेक्शन ऑफ डेटा कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, प्रेजेंटेशन कर लिया, प्रेजेंटेशन में भी हमने बहुत सारे एफर्ट लगा के डायग्राम और ग्राफ्स क्रिएट कर लिए, फिर हमने एनालिसिस कर लिया, देन उसके बाद जब हम इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन में क्या हो रहा है कि वो जो डेटा आपने एनालिसिस करा है उसका एक्चुअल में रिजल्ट क्या है। सबसे बड़ी बात कि जब तक आपने इतना सारा चीजें कर ली हैं तो वो किसके लिए करी हैं, वो चीज आती है आपकी इंटरप्रिटेशन में। दैट मीन्स क्या है कि इससे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था चावल की फसल का, तो उसमें क्या हो रहा था कि हमारे पास क्या थे कि हमने बैक में जाके पीछे जाके मल्टीपल ईयर्स का डेटा कलेक्ट किया, और मल्टीपल ईयर्स का डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने इस
प्रेजेंट ईयर से उसे कंपेयर किया कि पहले चीजें फ्लक्चुएट हुई थी पर इतना प्रोडक्शन नहीं घटा था, बट इस बार क्या है कि इस बार प्रोडक्शन भी बहुत हमारा घट गया। तो उसमें हमें पता लगा कि जो पहले जो चीजें हो रही थी उसमें क्या था कि बारिश प्रॉपर टाइम से हो रही थी, अगर बारिश नहीं हो रही थी तो उस साल क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी की पूरी सप्लाई की जा रही थी, जिसकी वजह से क्या थे जो आपके ट्यूबवेल्स वगैरह थे वो चल रहे थे और फसल को पूरा पानी दिया जा रहा था। इस बार क्या हुआ कि क्या किया है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी हमें सप्लाई हो रही थी वो भी नहीं हुई है, दूसरा जो आपका जो वाटर सोर्सेस थे वहां से भी प्रॉपर वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं हुई है और बारिश कम हुई है, उसकी वजह से जो क्या है प्रोडक्शन आपका घट गया है। तो वो चीज किस में आती है, आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का पार्ट होती है। ठीक है, देखिए स्टैटिक्स में जब हम आगे बात कर रहे हैं तो आगे चीज आती है आपकी स्टैटिक्स, साइंस और आर्ट। दैट मीन्स क्या है कि क्या साइंस क्या होती है, साइंस होती है कि उसमें आपके प्रॉपर डिसिप्लिन्स होते हैं, ठीक है, और प्रॉपर डिसिप्लिन्स और प्रॉपर वेज होती हैं जो चीज़ों को डिफाइन करती हैं कि जो उनका डायरेक्शन है वो राइट डायरेक्शन है या रॉन्ग डायरेक्शन है। आर्ट होती है कि हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, अगर नॉर्मल वे में हम बात करें। बट स्टैटिक्स में जब हम बात कर रहे हैं तो स्टैटिक्स में क्या है कि साइंस क्या है आपका, साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट स्टडीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड अटेम्प्ट to make generation in the form of scientific principles और laws। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि क्या है स्टैटिक्स, क्या है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दैट मीन्स क्या है कि आपके सामने पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जैसे क्या है हमारे टॉपिक्स आते हैं कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारे पास मीन, मिडिन, मोड, डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, ये सारी चीजें आती हैं। तो वो चीज क्या है आपकी एक तरीके से क्या है कि हर चीज एक फॉर्मूला बेस्ड है, प्लस उनके सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू ही आप उस चीज को सॉल्व आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है आपकी आर्ट। तो आर्ट क्या है, देखिए इसमें सामने आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा कि क्या कह रहा है, स्किल ऑफ हैंडलिंग फैक्ट्स। स्किल ऑफ हैंडलिंग फैक्ट्स दैट मीन्स क्या है कि स्टैटिक्स क्या कर रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैटिक्स जो फैक्ट्स प्रोवाइड करवा रही है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है टू ऑल। दैट मीन्स क्या है कि अगर ऑब्जर्वेशन से भी अगर कोई थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति है और वो उस चीज को देखता है तो वो समझ जाता है कि पर्टिकुलर फील्ड में क्या स्ट्रेंथ है, पर्टिकुलर फील्ड में क्या वीकनेस है और हमें कहां पर क्या सुधार करने की जरूरत है। तो ये चीज किसमें आती है आपकी, स्किल ऑफ हैंडलिंग फैक्ट्स सो एज टू अचीव अ गिवन ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स बिल्कुल जो अभी हमने बात करी क्या है कि जो आप ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं, जिस वे में अचीव करना चाह रहे हैं, जिस डायरेक्शन के थ्रू आप अचीव करना चाह रहे हैं, जितना इफिशिएंटली आप अचीव करना चाह रहे हैं वो आप अचीव कर सकें। क्यों, क्योंकि क्या है कि डेटा को क्या कर दिया गया है, कंडेंस कर दिया गया है स्टैटिक्स के थ्रू। जो आपका मास फिगर्स थी उन्हें सिंगल डिजिट में लेके आया गया है और क्या दिया गया है, उन्हें सबको अपने 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 डिनोमिनेशंस दिए गए हैं जिसके थ्रू वो चीजें आगे अप्लाई हो रही हैं। आगे इसमें जब हम बात करते हैं तो इट इज वे ऑफ प्रेजेंटिंग एंड हैंडलिंग डेटा मेकिंग इन्फ्रेंसेस लॉजिकली एंड ड्रॉइंग रिलेवेंट कंक्लूजन। देखिए क्या है कि क्या हो रहा है कि हैंडलिंग डेटा मेकिंग इन्फ्रेंसेस, डेटा मेकिंग इन्फ्रेंसेस दैट मीन्स क्या है कि जो हमने अभी देखे थे कि क्या है कि किस तरीके से डेटा को हैंडल किया जा रहा है, आपके चार्ट्स के थ्रू आपको बताया जा रहा है, डायग्राम्स के थ्रू आपको बताया जा रहा है, फॉर्मूलाज के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरी क्या है कि ड्रॉइंग लॉजिकली एंड ड्रॉइंग रिलेवेंट कंक्लूजन। ड्रॉइंग रिलेवेंट कंक्लूजन दैट मीन्स कि जब आपने चीजों को ऑब्जर्व कर लिया है तो आपको एक तरीके से आपको पता लग गया है और आप किसी अनदर पर्सन को जब आप उस चीज को समझाने जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी वे में अपने आप को उस पर्सन के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस डेटा के साथ जो आपने एक पर्टिकुलर फील्ड में हैंडल किया है, किसके थ्रू, बाय द वे ऑफ स्टैटिकल। ठीक है, स्टैटिक्स के थ्रू आपने वो चीज हैंडल करी है। तो ये आप सामने देख सकते हैं कि दोनों ही जो वे हैं साइंस और आर्ट,
इजीली आप समझ सकते हैं, इजीली आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके पास पैटर्न्स हैं, सर्टेन रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो सारी चीजें किस में आती हैं आपकी साइंस में, और जिस तरीके से आप उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स, कितना उसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, वो चीज किस में आती है आपकी आर्ट में।